जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ आपके चैनल जीएस पॉइंट बैराग के सर पे। दोस्तों, मैं बता दूं कि आज हम ज्योग्राफी के सेक्शन को लेकर आगे बढ़ेंगे। हमारी क्लासेस लास्ट में जो ज्योग्राफी की चली थी वो भारत के संबंधित जो उद्योग हैं, जो ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण उद्योग हैं, उसी को लेकर हम लोग पढ़ रहे थे। दोस्तों, मैं बता दूं कि आज भी हमारा जो उद्योग है वो कंटिन्यू रहेगा, आगे बढ़ेगा। और हम आपको बता दूं कि जो पिछला मेरा उद्योग से संबंधित वीडियो था वो ये था कि भारत में पाई जाने वाली जो एल्युमिनियम प्लांट हैं, एल्युमिनियम इंडस्ट्री है, वो भारत में किस देश के सहयोग से चलता है और कहाँ कहाँ स्टेबल है। दोस्तों, उसी के अंतर्गत हम लोगों ने नालको, बाल्को, हिंडाल्को इत्यादि एल्युमिनियम फैक्ट्रियों के बारे में पढ़ा था। दोस्तों, आपको यह भी मैं बता दूं कि हमारा आज का भी सेक्शन उद्योग से रिलेटेड होगा और आप सबको मालूम होगा कि हम आज भी उद्योग के उन्हीं पहलुओं को लेकर आगे बढ़ेंगे जो बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लगातार आपको इंपॉर्टेंट उद्योगों से जोड़े हुए हैं, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। और आज हमारी जो उद्योग है वह स्टील इंडस्ट्री है, वो इस्पात उद्योग है। और भारत इस्पात उत्पादन को लेकर एक समृद्ध देश कहा जाता है। दोस्तों, हमारी कहीं ना कहीं आज की क्लासेस पूरी तरह से स्टील उत्पादन के ही इर्द गिर्द घूमने वाली है, स्टील उत्पादन के ही इर्द गिर्द चलने वाली है। तो हम पहले आपको एक चार्ट दिखा रहे हैं जिसमें हमने आपको ये बता रखा है कि भारत में तो बहुत सारी स्टील प्लांट इस समय स्टेबल हो चुकी हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण स्टील प्लांट हैं जिस पर लगातार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, पिछले दिनों के आयोग ने जो सेलेक्टेड प्रश्न उठाया है वो लगभग इन्हीं उद्योगों से संबंधित उठाया है। तो दोस्तों, मैं उसी के को लेकर चर्चा करूंगा, उसी को लेकर आज क्लास को आगे बढ़ाऊंगा। जो आयोग के प्रश्नों के इर्द गिर्द घूमने वाले सेक्शन है उन्हीं पर हम आज केंद्रित हो जाएंगे। दोस्तों, मैं बता दूं कि हमारा स्टील प्लांट बहुत प्राचीन नहीं है। हम लोग स्टील प्लांट को बहुत आधुनिक रूप से प्रारंभ कर पाए हैं, हालांकि यह काम अंग्रेजों के समय में प्रारंभ हुआ था। और यह भी मैं आपको बता दूं कि स्टील प्लांट आज जो भी कुछ चल रहे हैं उसमें कुछ विदेशी सहयोग भी है, तो कुछ भारतीय सहयोग है, भारतीय सरकारों के सहयोग है, तो कुछ निजी हाथों में आज भी हमारी इंडस्ट्री शिफ्ट है। इन्हीं बातों को समझना है कि कौन सी सबसे बड़ी निजी उद्योग है जो स्टील से संबंधित है और कौन सी ऐसे सार्वजनिक इंडस्ट्री है जो स्टील से रिलेटेड है। तो दोस्तों, हम आपको बता दूं कि पहले आप ये जान लीजिए कि भारत में वर्तमान में चीन के बाद सबसे अधिक स्टील का उत्पादन हो रहा है। दोस्तों, यहां मैं स्पष्ट कर दिया हूं कि दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश है वो भारत है, क्योंकि हम लोगों ने जापान को पीछे किया, अमेरिका को पीछे किया, उसके बाद भारत जो है चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन पाया। दोस्तों, हमारे वहां के लक्ष्मी निवास मित्तल हैं, हालांकि वो ब्रिटिश नागरिक हैं, बट हमारे देश से भी उनका गहरा संबंध है। उन्हें दुनिया भर के देशों में स्टील किंग के नाम से जाना जाता है। तो हमारे देश से जुड़े हुए हैं। हमारे देश की जो भिलाई इंडस्ट्री है वो एशिया के सबसे बड़ी उत्पादन इकाई है, जो स्टील के उत्पादन में नंबर 1 स्थान रखती है। दोस्तों, हम स्पंज स्टील के उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 स्थान पे है। दोस्तों, ये भी आपको याद रखना होगा। ओवरऑल स्टील के उत्पादन में हम चाइना के बाद दूसरे स्थान पर हैं, जबकि स्पंज स्टील के उत्पादन में हम दुनिया में नंबर 1 पे हैं। ये भी आपको याद रखना होगा, ये भी आपको जानकारी रखनी होगी। दोस्तों, मैं बता दूं कि वर्तमान परिदृश्य में हम लोग स्टील को लेकर काफी तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं और हमारी कोशिश है कि दुनिया में हम स्टील को इसी तरह से इस महारत को बनाए रखें। हालांकि चीन हमसे आगे तो जरूर है, हम अभी हाल फिलहाल में ये नहीं कर सकते हैं कि चीन को पीछे कर देंगे, लेकिन मैं ये जरूर विश्वास दिला रहा हूं कि आज दूसरे नंबर पे है और यह स्थान लगातार बना रहेगा, क्योंकि भारत स्टील के उत्पादन में लगातार बढ़त में है और अपनी जो उत्पादन की क्षमता है उसको भी लगातार बढ़ाता जा रहा है। तो दोस्तों, आज स्टील की बारी है और स्टील में मैंने आपको ये बता दिया। अब आपको ये ध्यान रखना होगा कि भारत में स्टील की शुरुआत या स्टील उत्पादन की शुरुआत कब हुई थी। 1874 का वह वर्ष है जब भारत के बंगाल क्षेत्र में, याद रखेंगे, जब भी कोई
इंडस्ट्री की स्थापना होती है तो उसमें बंगाल की प्राथमिकता होती है। और मैं अपने क्लास में, चाहे ऑफलाइन की क्लासेज हो चाहे ऑनलाइन की क्लासेज हो, हम लगातार इस पर फोकस करते रहे हैं कि हमारे वहाँ जब भी इंडस्ट्री से लेकर तमाम तरह की ऐसी शुरुआत है जो बंगाल प्रांत से रिलेटेड है, ये सब लोग जानते हैं और ज्यादातर प्रश्न बंगाल से होता है। तो 1874 में बंगाल में हम लोग एक कंपनी स्थापित किए जिसको बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी कहा जाता है, जो भारत में स्थापित पहली स्टील फैक्ट्री थी जो बंगाल में स्थापित हो रही है। दोस्तों उसी तरह से दूसरी जो हमारी फैक्ट्री है वह निजी क्षेत्रों द्वारा स्थापित की गई और वह उसकी स्थापना हुई 1907 में जमशेदपुर में। जमशेद जी टाटा द्वारा उस फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है। वह भारत की पहली निजी क्षेत्र की फैक्ट्री है, वह भारत की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की फैक्ट्री है। तो दोस्तों हमने ये देखा। फिर अगर पब्लिकली सेक्टर की फैक्ट्री हम देखें तो भद्रावती में स्थापित की गई और भद्रावती में सार्वजनिक क्षेत्र की पहली विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट देश की पहली सार्वजनिक अर्थात सरकारी फैक्ट्री है जिसकी स्थापना 1923 में की गई थी। दोस्तों जो मैंने बोल रखा है आपको वो कंप्लीटली मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप नोट दर नोट कर रहे होंगे। मेरे वीडियो से संबंधित जो आप क्लास से जुड़ पा रहे होंगे उसके लिए आप एक नोट्स बना लीजिए और वो नोट्स काफी कारगर होगा क्योंकि मैं उन्हीं सेलेक्टेड क्वेश्चन को पढ़ाता हूं जो आपके परीक्षाओं से रिलेटेड होते हैं, जो आपके परीक्षाओं में निश्चित आने की संभावना बनती है। तो इसलिए हमारे सभी या तो वीडियो आप कहीं कलेक्ट कर लें, सेव कर लें, या फिर आप कोशिश करें कि आपके नोट्स में उन सभी बातों का जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनका उल्लेख होता रहे, जो शायद करंट से भी रिलेटेड हो जा रहा है और हमारे एक जीएस के पार्ट से भी इसका संबंध जुड़ जा रहा है। तो अब हम सीधे चल रहे हैं इस चार्ट पे। ये चार्ट क्या कहता है उसके हिसाब से हम समझने का प्रयास करेंगे कि आज क्या है स्टील प्लांटों की स्थितियां और कौन सी देश या फिर कहां पे वो स्टील प्लांट है और किस प्रकार के सहयोग से वो संचालित हो रहा है। तो हम आज पहला स्टील प्लांट टिस्को लिखे हैं और टिस्को स्टील प्लांट जमशेदपुर में है। टाटा स्टील कॉरपोरेशन है और यह भारत की पहली निजी फैक्ट्री है स्टील को लेकर। और जमशेदपुर को पहले टाटा नगर कहा जाता था, यह भी जान लीजिए। अब यह किस राज्य में है तो यह झारखंड राज्य में। अगर नहीं जान रहे होंगे तो इस बात का उल्लेख आप कर लीजिए कि जमशेदपुर टाटा जो है कि नगर है और वह झारखंड राज्य में है। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे यह शहर बसा हुआ है। बेहद खूबसूरत शहर है, बहुत अच्छा शहर है और यह शहर स्पेशली टिस्को के नाम से जाना जाता है। टेल्को और टिस्को दो नामों से इस शहर को विख्यात रूप में जाना जाता है। जमशेद जी टाटा द्वारा स्थापित यह शहर भी है और जमशेद जी टाटा द्वारा स्थापित यह फैक्ट्री भी है। दोस्तों इसकी स्थापना तो मैंने पहले ही बता दिया कि 1907 में हुई थी। अब यह निजी क्षेत्र की प्राइवेट या प्रथम निजी क्षेत्र की फैक्ट्री है, अर्थात प्राइवेट लोगों द्वारा स्थापित यह पहली फैक्ट्री है भारत में। यह लौह अयस्क कहां से प्राप्त करता है? सहयोगी देश के रूप में मैंने क्षेत्र लिख दिया है, इसलिए कि नीचे वाले सभी स्टील प्लांटों पर देश लिखेंगे, जबकि यहां पे मैंने क्षेत्र लिखा है और वह निजी क्षेत्र लिखा है क्योंकि ये किसी देश के द्वारा नहीं बल्कि प्राइवेट व्यक्ति द्वारा स्थापित यह कंपनी है। दोस्तों यह लौह अयस्क का, क्योंकि स्टील प्लांट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है लोहा की अयस्क को इकट्ठा करना, तो इसको लोहा का अयस्क कहां से प्राप्त होता है? मयूरभंज से प्राप्त होता है। उड़ीसा का एक बड़ा लौह खदान क्षेत्र है मयूरभंज, वहीं से इसकी प्राप्ति होती है। फिर दोस्तों यह कहां से कोयला प्राप्त करता है? क्योंकि स्टील प्लांट को बनाने में कोयले की भारी मात्रा की जरूरत होती है, भारी एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए इसे कोयला भी ज्यादा मात्रा में चाहिए। तो यह कोयला कहां से लेता है? तो झरिया से लेता है। दोस्तों झरिया को तो आप जानते ही होंगे, झारखंड का कोल माइन क्षेत्र है और भारी मात्रा में यहां से कोयला उत्पादन होता है। झरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सब लोग भी जानते होंगे, झरिया से जुड़े हुए होंगे, झरिया को सुने होंगे, झरिया को कहीं ना कहीं आप जानते होंगे। पहले लोग जाते थे जब कोयले के खदानों में काम करने के लिए तो अच्छी कमाई होती थी, बहुत अच्छी कमाई होती थी, इसलिए लोग अक्सर कहा करते थे कि अरे इनके वहां कोयलड़ी की कमाई है। कोयलड़ी की कमाई का सेंस ये होता है कि कोयले के खदानों में जो लोग काम करते थे उन्हें अतिरिक्त
वेतन की प्राप्ति होती थी और उनका अमाउंट बहुत बड़ा हुआ करता था। इसलिए कोयला के खदानों में काम करने वाले लोगों को ज्यादा वेतन प्राप्त होता था, अच्छी सैलरी मिलती थी। और मैं बता दूं कि हालांकि ये तो एक फैक्ट है कि जब कोयले खदान में काम करेंगे तो आपके शरीर सांवले हो जाएंगे, काले हो जाएंगे और आपको परेशानी ज्यादा होगी, जो है कि क्योंकि कोयला ही अपने आप में काला होता है। व्यक्ति जो काम करता है वो काफी कालापन से उसमें निकलता है, उसमें जब शाम को निकलते हैं लोग तो काफी उनकी शरीर गंदी हो चुकी रहती है, लेकिन वेतन के तौर पर बहुत अच्छी वेतन मिलती है। झरिया एक इंपॉर्टेंट है। दूसरा देख सकते हैं, विद्युत जो प्राप्ति कहां से होती है, तो ये ताप विद्युत भी प्राप्त करता है और जल विद्युत भी प्राप्त करता है। मतलब कि निजी क्षेत्र की पहली फैक्ट्री जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित है और वह टिस्को नाम से कंपनी है और झारखंड के जमशेदपुर में स्थापित की गई है। दोस्तों दूसरी फैक्ट्री हम देखेंगे, VISL जो फैक्ट्री है, विश्वेश्वरैया स्टील लिमिटेड, यह दोस्तों कहीं ना कहीं सार्वजनिक क्षेत्र की विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी इसका नाम है, यह भद्रावती में स्थापित है। दोस्तों भद्रावती कर्नाटक का एक जगह है जहां पे भारत सरकार द्वारा या फिर यूं कहें कि सरकार द्वारा देश में स्थापित पहली फैक्ट्री थी, अर्थात प्रथम सरकारी कंपनी थी या सरकारी क्षेत्र की कंपनी थी या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी थी। चाहे पब्लिक सेक्टर आ जाए या सरकारी क्षेत्र आ जाए, आपको समझना वही होगा कि कम से कम इतना आप जान लीजिए कि देश में पहली सरकारी स्टील प्लांट की स्थापना भद्रावती में हो रही है, क्योंकि आप सबको मालूम होगा कि कर्नाटक बड़ा लौह उत्पादक प्रदेश है और कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ी खुद भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो लौह के उत्पादन के लिए जाना जाता है, लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। उसी कर्नाटक में कुद्रेमुख है जो लौह अयस्क का प्रमुख केंद्र है या बड़ा खदान है देश में। तो इसलिए सरकार की तरफ से पहली फैक्ट्री कर्नाटक में ही स्टेबल की जा रही है और यह 1923 में की जा रही है। मतलब कि निजी कंपनी स्थापित होने के बाद इसकी स्थापना हुई, क्योंकि जमशेदपुर में 1907 में और भद्रावती में 1923 में कंपनी स्थापित हो रही है। हालांकि दोस्तों भारत में पहली फैक्ट्री 1874 में मैं ऑलरेडी लिखा चुका हूं, वो बंगाल क्षेत्रों में स्थापित हुई थी। अब ये भद्रावती जो कर्नाटक में कहां से लौह अयस्क प्राप्त करता है, तो बाबा बुदन की पहाड़ी से करता है। दोस्तों बाबा बुदन की पहाड़ी से यह लौह अयस्क की प्राप्ति करता है और इस तरह से बाबा बुदन की पहाड़ी में ही कुद्रेमुख है, पश्चिमी घाट का हिस्सा है, बेहद महत्वपूर्ण है। हमने जब पहाड़ी पढ़ाया था तो उसमें बाबा बुदन की पहाड़ी को भी लिखवाया था, कुद्रेमुख के नामक एक जो है कि शिखर को भी लिखवाया था, कई बातों का उल्लेख किया था। आप चाहें तो हमारी पूरी ज्योग्राफी के एक एक वीडियो को देखकर हमारे देश से संबंधित जो इंडियन ज्योग्राफी है उसकी पूरी डिटेल आप जान सकते हैं, पूरी संरचनाओं को जान सकते हैं, पूरे स्ट्रक्चर को जान सकते हैं, कैसे ज्योग्राफी बेहद आसानी से पढ़ा जा सकता है, इस बात का भी उल्लेख मैं उसमें किया हूं। तो दोस्तों यह ऐसी फैक्ट्री है भद्रावती जो वनों की लकड़ियों से अपनी ऊर्जा की प्राप्ति करती है। आप सोच सकते हैं कि जहां सभी फैक्ट्रियां कोयले से ऊर्जा की प्राप्ति कर रही हैं, वहीं भद्रावती में वनों की लकड़ियों से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ये भी अपने आप में विशेषता है, ये भी अपने आप में अलग है, ये भी अपने आप में बेहतरीन है। और दोस्तों यह भी जल विद्युत की प्राप्ति होती है। भद्रावती जल विद्युत परियोजना एक है, उसी से इसको जल विद्युत प्राप्त होता है। तो इस तरह के यह दो फैक्ट्रियां, एक निजी क्षेत्र की फैक्ट्री, एक सरकारी सेक्टर की फैक्ट्री, इन दोनों को पढ़ा दिया। अब जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वह देश में स्वतंत्रता के बाद स्टेबल कंपनियां हैं और आज बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के रूप में इनकी स्थापना हो चुकी है, इनकी स्थिति हो चुकी है। तो अब हम उसको देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों इसमें भिलाई हम तीसरे नंबर पर लिखे हैं, लेकिन भिलाई स्वतंत्रता के बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में स्टेबल यह ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो भारत में आज सबसे बड़ी फैक्ट्री के रूप में जानी जा रही है, भिलाई। और भिलाई लाखों टन हर साल स्टील उत्पादन करके एशिया की सबसे बड़ी कंपनी बनी हुई है। और हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी साहब पिछले दिनों इसको स्टैंडर्ड मानक के आधार पर कई पुरस्कार दिए हुए हैं। मतलब कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार करता है,
यह सिक्योरिटी अच्छा देता है, यह लोगों के लिए जीवन बसर के लिए जो संभावना होती है उसकी मेंटेनेंसी देता है। लेबर कोड के अंतर्गत बहुत सारे नियमों का ठीक से पालन करता है। मतलब यह फैक्ट्री यह मानक के आधार पर बहुत तेज ग्रोथ करता है। तो यह फैक्ट्री दोस्तों बहुत ही स्टैंडर्ड फैक्ट्री है और एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री का मानक इस समय प्राप्त की हुई है भिलाई। और देखते हैं भिलाई छत्तीसगढ़ में है और रूस के सहयोग से ये फैक्ट्री चल रही है। दोस्तों आप सबको मालूम होगा कि रूस हमारा एक ऐसा देश है, हमारा ऐसा साथी है जो 5 वीटो पावर देशों में 4 वीटो पावर के देश जब हमसे हमारे विरोध में खड़े थे कश्मीर को लेकर या अन्य मुद्दों को लेकर, तो हर मुद्दों पर रसिया हमारा सहयोगी बनकर हमारे साथ खड़ा रहा था। या फिर चाइना इंडिया युद्ध में भी रसिया ने हमको सहयोग किया था। या जब जब जरूरत पड़ती है रसिया हमारे साथ खड़ा रहता है, चाहे S4 वर्तमान में S4 जो मिसाइल है उसको S500 जो मिसाइल है उसको लेकर भी रसिया हमारा सहयोगी है। S500 काफी अच्छी मिसाइल है और ये दूसरे मिसाइलों को भारत में आने से पहले ही मारकर गिरा देने की क्षमता रखता है। इसको जिस शहर में लगाया जाता है लगभग उस शहर को मिसाइलों से सुरक्षित मान लिया जाता है। तो इस तरह से रसिया से हम प्राप्त कर रहे हैं। और इस समय यूक्रेन और रसिया के युद्ध के दौरान रसिया के खाद्यान्न या फिर रसिया के एनर्जी सेक्टर के पेट्रोलियम पदार्थ, इस सबके खरीदार के मामले में आज सबसे बड़े देश के रूप में भारत है। अर्थात डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली सर्वाधिक सहयोग रसिया को कर रहा है तो वह देश भारत है। इसलिए जब जब जरूरत पड़ती है भारत भी रसिया को सहयोग करता है और जब भारत को जरूरत महसूस होती है तो रसिया भी हमारे लिए खड़ा रहता है। तो ये दोनों लोग एक दूसरे के भलाई के लिए खड़े रहते हैं। और भिलाई में दोस्तों जो फैक्ट्री स्थापित हुआ है वह रसिया के द्वारा स्थापित हुआ है, सोवियत संघ के द्वारा स्थापित हुआ है। तो भिलाई में रसिया ने भी एक स्टील प्लांट स्थापित कराकर हमारे ऊपर भलाई किया है। इस बात से आप जोड़ते हुए आप इसके आंसर को समझ सकते हैं। दोस्तों राजहारा क्षेत्र जो है इस क्षेत्र से लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। राजहारा की पहाड़ी है छत्तीसगढ़ में ही है, उसी क्षेत्र से लौह अयस्क जो है कि भिलाई कंपनी को प्राप्त होता है। दोस्तों झरिया से यह कोयला प्राप्त करता है। हालांकि झरिया झारखंड में है लेकिन कोयले प्राप्ति के लिए झरिया पे ही निर्भर करता है। इससे ताप विद्युत प्राप्त होता है। जब ये छत्तीसगढ़ में या झारखंड में ताप विद्युत से एनर्जी प्राप्त करता है तो भिलाई की यह स्थितियां हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना याद रखेंगे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों अगला है दुर्गापुर। दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल राज्य में है क्योंकि दुर्गा पूजा सबसे ज्यादा फेमस तौर पर पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। बहुत ही फेमस है दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में। और आप सबको मालूम होगा कि ब्रिटेन वाले अगर सबसे पहले कहीं किसी राज्य पर अधिकार किए तो हमारा बंगाल राज्य है। और बंगाल राज्य पर ब्रिटेन ने सबसे पहले अधिकार किया। दुर्गा पूजा बंगाल में मनाया जाता है और दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना में ब्रिटेन ही सहयोगी देश है। यह कॉम्बिनेशन काफी बढ़िया हो रहा है। आप इस कॉम्बिनेशन को याद रखेंगे कि ब्रिटेन सबसे पहले किसी राज्य पर आधिपत्य किया तो बंगाल राज्य पे किया। बक्सर का युद्ध आपको याद होगा 1764 में, उसके बाद बंगाल पर अंग्रेजों का डायरेक्ट अधिकार हो गया तो बंगाल में किया। दुर्गा पूजा कहीं मनाया जाता है बेहतरीन तरीके से और प्रारंभ हुआ था तो बंगाल से ही प्रारंभ हुआ था। और ब्रिटेन द्वारा इस दुर्गापुर फैक्ट्री में सहयोगी देश के रूप में भी इस समय जुड़ा हुआ है या फिर उसका संबंध है, यह भी इस तरह से। तो दुर्गापुर फैक्ट्री में ब्रिटेन ने सहयोग किया है। तो आप देख सकते हैं दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में है और ब्रिटेन के सहयोग से संचालित हो रहा है। दोस्तों छोटा नागपुर के पठार से यह लौह अयस्क की प्राप्ति करता है। आपको पता होगा छोटा नागपुर का पठार का फैलाव जो है झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कुछ हद तक बंगाल तक भी है। इसलिए छोटा नागपुर के पठार से इसे लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। दोस्तों झरिया और बराकर दो जगह हैं जहां से ये कोयले की प्राप्ति करता है। क्योंकि झरिया तो ऑलरेडी झारखंड में है लेकिन बराकर की जो पहाड़ी है या बराकर पहाड़ी के तौर पर झारखंड है लेकिन
ये दामोदर नदी के बेल्ट में पड़ता है, जिसके वजह से यहां से भारी मात्रा में कोयला मिलता है और इस फैक्ट्री को, जो दुर्गापुर फैक्ट्री है, उसको इस कोयले को प्रदान किया जाता है। दोस्तों ये ताप विद्युत के ऊपर निर्भर है, हालांकि कुछ विद्युत इसको दामोदर जल विद्युत परियोजना से भी प्राप्त होती है। दोस्तों इसकी भी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही प्रारंभ की गई थी या हुई थी, 1955-56 के बाद कहा जाता है। दोस्तों अब देखेंगे यहां राउरकेला अगला जो स्टील प्लांट है, और राउरकेला स्टील प्लांट है, और राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में है। हालांकि राउरकेला उड़ीसा में है, मैं गोल कर दे रहा हूं, हो सकता है कुछ लोगों को पता ना हो राउरकेला कहां है, तो राउरकेला उड़ीसा में है। और राउरकेला में जो सहयोगी देश है वह जर्मनी है। आप समझ सकते हैं कि जर्मनी सहयोगी देश में राउरकेला में है, तो इसका कॉम्बिनेशन कैसे आप बैठाएंगे, तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि राउरकेला छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा है, और छोटा नागपुर के पठार को रूर प्रदेश कहते हैं। छोटा नागपुर के पठार को रूर प्रदेश कहते हैं, और रूर प्रदेश दुनिया में कहीं है तो जर्मनी में है। तो राउरकेला के हिसाब से जर्मनी के साथ जोड़ते हुए आप याद रख सकते हैं कि राउरकेला में किस देश ने सहयोग किया है, तो वो जर्मनी ने किया है, क्योंकि राउरकेला छोटा नागपुर का हिस्सा है। छोटा नागपुर के पठार को रूर प्रदेश कहते हैं, और एक्चुअल में रूर प्रदेश आपकी जर्मनी में ही पाया जाता है। तो दोस्तों उससे भी जोड़ सकते हैं, जर्मनी और राउरकेला या उड़ीसा में, उड़ीसा संबंध है, उड़ीसा में है राउरकेला, और जर्मनी से जुड़ाव है, और मैं बताया हूं उस संबंध को जोड़ते हुए आप अनंत समय तक याद रख सकते हैं और सही आंसर लगाकर आएंगे कि मेरे द्वारा जो बताया गया था। जब आपके सामने परीक्षाएं होंगी और उस परीक्षाओं में इस प्रकार के कोई प्रश्न आएंगे, तो जरूर से इन बातों का याद रखेंगे, जिससे आपके प्रश्न सही हो सके। दोस्तों यह जर्मनी के सहयोग से स्थापित है, और क्यूझर जो है, यह जो है कि क्यूझर से लौह अयस्क की प्राप्ति करता है। क्यूझर जो स्थान है वो उड़ीसा में है, काफी बड़ा लौह अयस्क का क्षेत्र है, और वहीं से इसको जल जो है कि लौह की प्राप्ति होती है। और यह तलचर और झरिया, कितना बड़ा खदान है झरिया, कि बार बार हर स्टील प्लांट को यह सहयोग कर रहा है। यहां भी झरिया से जो है राउरकेला को कोयला की प्राप्ति होती है, और झरिया राउरकेला प्लांट जल और ताप दोनों विद्युत का उपयोग करते हुए अपने फैक्ट्री को का संचालन करता है। दोस्तों अगला मैं देखूंगा, और आज का अंतिम यह है कि बोकारो स्टील प्लांट। दोस्तों बोकारो स्टील प्लांट झारखंड राज्य में है। याद रखें कहां पे है, झारखंड राज्य में है। यानी झारखंड राज्य में अब दूसरी फैक्ट्री आ गई। पहली फैक्ट्री जमशेदपुर टाटा अर्थात निजी फैक्ट्री, और दूसरी फैक्ट्री झारखंड में विदेशी सहयोग से संचालित हो रहा है। यह कौन सा देश है, तो यह रूस है। दोस्तों बोकारो झारखंड में है और रूस के सहयोग से संचालित हो रहा है, यानी कि भिलाई में भी रूस है और बोकारो में भी रूस है। ठीक है ना, यानी जब हमारी बेकारी आती है, जब हमारे सामने एक तरह से खराब परिस्थितियां आती हैं, बेकार परिस्थितियां आती हैं, तो भी भलाई करने के लिए रसिया हमारे लिए खड़ा हो जाता है। तो भिलाई में भी रूस और बोकारो में भी रूस। ठीक है दोस्तों, तो आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन करके याद रख सकते हैं, और हमेशा याद रहेगा, मुझे जहां तक विश्वास है कि आपको याद रहेगा। और एक छत्तीसगढ़ में है और एक झारखंड में है, दोनों अड़ोस पड़ोस में है, तो इस नाते भी आप समझ सकते हैं। तो यह रूस के सहयोग से बोकारो है, लेकिन बोकारो के साथ दोस्तों ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुई थी फैक्ट्री। बस इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो बोकारो स्टील प्लांट है वह तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुई थी। 1964-65 में इसकी शुरुआत की गई थी। और यह कहां से लौह अयस्क प्राप्त करता है, तो किरीबुरु एक जगह है दोस्तों, किरीबुरु एक जगह है। और फिर उड़ीसा, किरीबुरु एकदम उड़ीसा के बॉर्डर पे है। आप शायद जाएंगे तो यह जगह पाएंगे। जब जमशेदपुर से और आप चलते हैं उड़ीसा की तरफ, तब आपको किरीबुरु मिलता है, और किरीबुरु नामक स्थान से और उड़ीसा के नामक स्थान से लौह अयस्क की प्राप्ति होती है बोकारो स्टील प्लांट को। यह कहां से कोयला की प्राप्ति करता है, तो करगली नामक एक जगह है दोस्तों, यहां देख लीजिए, करगली और झरिया, इन दोनों से बोकारो स्टील प्लांट को जो है कि कोयले की प्राप्ति होती है, और ताप विद्युत और जल विद्युत की प्राप्ति करता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम
स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद, जिसमें 3 स्टील प्लांट द्वितीय पंचवर्षीय योजना में और 1 बोकारो स्टील प्लांट तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित बड़े स्टील प्लांट है। जबकि चौथी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों सेल नामक एक कंपनी स्थापित की गई जो 3-4 फैक्ट्रियों के संचालन और उत्पादन के कार्यों को देखती है, और सेल की स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। दोस्तों मुख्य रूप से 4 स्टील प्लांट, जिसमें आपके राउरकेला है, आपके भिलाई है, आपके बोकारो है और दुर्गापुर है, इन 4 फैक्ट्रियों के संचालन और उत्पादन तथा मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट का काम देखने का कार्य सेल कंपनी द्वारा होती है। और सेल को कहा जाता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और इसकी स्थापना 1974 वगैरह के परिस्थितियों में हुई थी। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि ये चौथे पंचवर्षीय योजना में स्थापित कंपनी है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कभी कभी तो सेल पे ही क्वेश्चन पूछ देता है कि सेल किस प्रकार की कंपनी है। एक अथॉरिटी है जो इन कंपनियों पर नजर रखती है, इन कंपनियों के उत्पादन का नियंत्रण करती है और इन कंपनियों के संचालन का भी कार्य करती है। तो सेल की स्थापना चौथे पंचवर्षीय योजना में हुई थी। दोस्तों ये वीडियो आपको कंप्लीटली स्टील प्लांट से रिलेटेड थी, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप स्टील प्लांट को लेकर बेहद तरीके से जान पाए होंगे कि कौन कौन से प्रश्न मुख्य रूप से पूछे जा सकते हैं। अगर वर्तमान में बात किया जाए तो वर्तमान में झारखंड भारत का ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक स्टील उत्पादन कर रहा है। स्टील के उत्पादन में सर्वाधिक झारखंड राज्य है, और स्टील की पहली सड़क भारत में कहीं अगर बनाई गई है तो कहां पर बनाई गई है आप जानते होंगे, क्योंकि ये पेपर न्यूज़पेपर के माध्यम से बहुत ज्यादा प्रचारित हो गया। पहली स्टील सड़क बनाने का उपलब्धि गुजरात के सूरत शहर में प्राप्त किया गया है। दोस्तों हालांकि स्टील के कचरों से बनाया गया वो सड़क है जो बेहद उपयोगी है, और ऐसा माना जाता है कि काफी लॉन्ग ड्यूरेशन वाली है, कभी टूटेगी नहीं, कभी सड़ेगी नहीं, कभी जो है कि बिखरेगी नहीं, वह लगातार मजबूती प्रदान करती रहेगी। लेकिन कहां तक सफल हो रहा है अभी इंजीनियर कंप्लीटली उस पर कुछ भी नहीं कह पाए हैं, लेकिन वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के प्रयास से और बेहतरी के साथ उस सड़क को बनाने का काम आगे जारी रखा जाएगा। हालांकि पहली स्टील से सड़क बनाने का काम सूरत शहर में किया गया है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये भी बड़ी उपलब्धि है। सर्वाधिक स्टील का उत्पादन झारखंड राज्य में होता है, ये भी बड़ा उपलब्धि है। अगर मैं बात करूं कि भारत का स्टील किंग किसे कहा जाता है, किस भारतीय को कहा जाता है, तो स्टील किंग का दर्जा दोस्तों हमारे वहां रतन टाटा को दिया जाता है, या जो भी टाटा का प्रमुख होता है उन्हें दिया जाता है। लेकिन विश्व में स्टील किंग के रूप में लक्ष्मी निवास मित्तल को कहा जाता है, ये मैंने पहले ही बता दिया है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आज हम इस चीज को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और हमारी क्लास आज कंप्लीटली स्टील प्लांट पर आधारित थी। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। दोस्तों हमारे वहां अगर नए व्यूवर्स होंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में इसी तरह के बेहतरीन वीडियो आपको मिलता रहेगा, काफी गंभीर व्याख्यात्मक वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों हमारे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।